Constitutional rights, the democratic spirit which had been the rallying cry of the settlers in their fight for independence in the 1770s, came to define the identity of the USA against the monarchies and aristocracies of the old world. ये जो डेमोक्रेटिक स्पिरिट थी, जो कि वहाँ पे सेटलर्स थे, उनकी एक तरह से आवाज थी इंडिपेंडेंस के फाइट में 1770s में, जिन्होंने ये बताया कि आइडेंटिटी जो यूएसए की है, एक तरह से उससे यूएसए को जो है पहचान मिली उन मोनार्कीज और एरिस्टोक्रेसीज के खिलाफ जो पहले के वर्ल्ड की थी. Also important to them was their constitution included the individual's right to property which the state could not override. उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी था कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है इंडिविजुअल की राइट्स को जो है इंक्लूड करे, जिसमें राइट टू प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है और उस पर जो है स्टेट जो है अपना अधिकार न जमा सके. Both the democratic rights and the right to property were only for the white men. अब ये जो democratic rights थी और जिसमें right to vote जो है वो representatives to Congress या president के लिए कर सकते थे वो right, और साथ ही साथ जो right to property थी वो खाली English men के लिए थी, यानी जो white men थे उनके लिए थी. Daniel Paul, a Canadian native, pointed out in 2000 that अब डैनियल पॉल जो कैनेडियन नेटिव थे, कनाडा के रहने वाले थे, उन्होंने 2000 में पॉइंट आउट किया कि थॉमस पेन, द चैंपियन ऑफ डेमोक्रेसी एट द टाइम ऑफ वॉर फॉर अमेरिकन इंडिपेंडेंस एंड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, यूज्ड द इंडियंस एज द मॉडल्स ऑफ हाउ सोसाइटी माइट बी ऑर्गेनाइज्ड. उन्होंने कहा कि थॉमस पेन जो कि चैंपियन थे डेमोक्रेसी के वॉर फॉर अमेरिकन इंडिपेंडेंस के दौरान और फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान, उन्होंने बताया कि किस तरह से इंडियंस जो है उनका इस्तेमाल उन्होंने मॉडल के तौर पे किया कि इस तरह से सोसाइटी को ऑर्गेनाइज होना चाहिए. He used this to argue that the Native Americans, by their example, sowed the seeds for the long drawn-out movement towards democracy by the people of Europe. उन्होंने इस बात को भी लेकर बहस करी कि ये जो नेटिव अमेरिकन थे, उन्होंने एक तरह से बीज बोया था जो इतने लंबे लंबे मूवमेंट्स चले हैं डेमोक्रेसी के लिए यूरोपियन लोगों के द्वारा, उसका जो बीज बोया गया था वो नेटिव अमेरिकन द्वारा बोया गया था. The winds of change, not till the 1920s did things begin to improve for the native peoples of the USA and Canada. 1920 तक ऐसा कुछ नहीं हुआ जिससे जो कहा जाए कि जो वहां के लोग रहने वाले थे यूएसए के और कनाडा के जो नेटिव लोग थे उनके लिए चीजें इंप्रूव हो रही थी. The problem of Indian administration, a survey directed by the socialist scientist Lewis Merriam and published in 1928, only a few years before the USA was swept by a major economic depression that affected all its people. अब ये जो प्रॉब्लम थी इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन की, जो एक सर्वे किया गया जिसको डायरेक्ट किया था सोशल साइंटिस्ट लुइस मेरियम ने और जिसको पब्लिश किया गया था 1928 में, कुछ ही सालों पहले जब यूएसए का जो है उसके ऊपर बहुत बड़ा इकोनॉमिक डिप्रेशन आया था जिसकी वजह से उसके बहुत सारे लोग जो हैं वो आहत हुए थे. Painted a grim picture of the terrible poor health and education facilities for natives in reservations. उसमें उन्होंने जो है एक ऐसी तस्वीर दिखाई थी कि जो वहाँ के नेटिव्स हैं वो कितने गरीब हैं, उनकी हेल्थ और एजुकेशन फैसिलिटीज कितनी खराब हैं और वो लोग जो हैं बहुत छोटे छोटे इलाकों में रहते हैं. White Americans felt sympathy for the natives who were being discouraged from the full exercise of their cultures and simultaneously denied the benefits of citizenship. अब जो व्हाइट अमेरिकन थे उनको जो है अपने नेटिव्स के प्रति जो है थोड़ी सी सिंपैथी हुई, जिनको कि डिस्करेज किया जा रहा था कि वो अपने कल्चर को पूरी तरह से नहीं कर सकते हैं फॉलो, या उनको जो बेनिफिट्स सिटीजनशिप की वो नहीं मिल रही थी. This led to the landmark law in the USA, the Indian Reorganization Act of 1934, which gave natives in reservations the right to buy land and take loans. अब यहीं से जो है एक लॉ बनी, ये एक पहला लैंडमार्क बना लॉ का यूएसए के अंदर, द इंडियन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1934, जिसमें नेटिव्स को जो है जो रिजर्वेशंस में रहते थे अब उनको जो है अधिकार मिला कि वो जो है जमीन को खरीद सकते हैं या लोन्स ले सकते हैं. In the 1950s and 1960s, the US and Canadian governments thought of ending all special provisions for the natives in the hope that they would join the mainstream, that is, adopt European culture. 1950s और 1960s में जो यूएस और कैनेडियन गवर्नमेंट थी उन्होंने कहा कि ये जो स्पेशल प्रोविजन दिया जा रहा है नेटिव लोगों को, इसको बंद कर दिया जाए इस उम्मीद पर कि वो शायद मेन स्ट्रीम को ज्वाइन कर लें, यानी कि वो जो है यूरोपियन कल्चर अपना लें. बट द नेटिव्स डिड नॉट वांट दिस, पर जो नेटिव्स थे वो ऐसा नहीं चाहते थे. In 1954, in the Declaration of Indian Rights prepared by them, a number of native peoples accepted citizenship of USA, but on condition that their reservations would not be taken away and their traditions would not be interfered with.
1954 में क्या हुआ, जो डिक्लेरेशन ऑफ इंडियन राइट्स हुआ, जो तैयार की गई थी, उसमें बहुत सारे नेटिव लोगों ने जो है यूएसए की सिटीजनशिप को एक्सेप्ट कर लिया, पर इस कंडीशन पर कि उनके रिजर्वेशंस जो हैं, यानी कि उनकी छोटी छोटी जमीनें हैं, वो उनके हाथों से नहीं ली जाएंगी, साथ ही साथ उनके ट्रेडिशन में कोई दखल नहीं देगा। अ सिमिलर डेवलपमेंट ऑकर्ड इन कनाडा, और ऐसा ही डेवलपमेंट जो है वो कनाडा में हुआ। इसी तरह का डेवलपमेंट कनाडा में भी हुआ। In 1969, the government announced that they would not recognize Aboriginal rights. 1969 में जो गवर्नमेंट थी उसने अनाउंस किया कि वो जो है ये जो आदिवासी राइट्स है इनको रिकॉग्नाइज नहीं करेगी। The natives, in a well-organized opposition move, held a series of demonstrations and debates. अब ये जो नेटिव्स थे ये पूरी तरह से तैयार थे एक ऑपोजिशन के लिए, और उन्होंने फिर कई सारे जो है लगातार डेमोन्स्ट्रेशंस किए और बहस की। The question could not be resolved until 1982, when the Constitution Act accepted the existing Aboriginal and treaty rights of the native. ये जो है समस्या तब तक सॉल्व नहीं हुई जब तक 1982 में जब कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट ने ये एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ जो नेटिव्स हैं उनकी जो है अपनी जो आदिवासी और जो ट्रीटी राइट्स हैं वो एग्जिस्ट करती हैं, उसको एक्सेप्ट करना होगा। Many details remain to be worked out. बहुत सारे डिटेल्स ऐसे थे जिन पर अभी भी काम करना जरूरी था। Today it is clear that the native people of both countries, though reduced so much in numbers from what they had been in the 18th century, have been able to assert their right to their own cultures, and particularly in Canada, to their sacred lands, in a way their ancestors could not have done in the 1880s. आज ये बात बिल्कुल साफ है कि ये जो नेटिव लोग हैं दोनों कंट्रीज के, हालांकि ये लोग नंबर में काफी कम हो चुके हैं उसके मुकाबले जैसे पहले 18th सेंचुरी में थे, पर अब इनको जो है इनकी अपनी राइट्स मिली हुई है अपने कल्चर्स के लिए, खास तौर से कनाडा में जो उनकी अपनी एक पवित्र भूमि है, जिस तरह से उनके एंसेस्टर्स जो हैं नहीं कर पाए 1880s में। ये तो सारी बात थी अमेरिका की। अब हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। एज इन द अमेरिकाज, ह्यूमन हैबिटेशन इन ऑस्ट्रेलिया हैज अ लॉन्ग हिस्ट्री। अब जैसे अमेरिका में था वैसे ही जो ह्यूमन हैबिटेशन यानी जो ह्यूमंस रहते थे ऑस्ट्रेलिया में, उसका भी अपना एक बहुत बड़ा इतिहास है। द एबओरिजिनीज, a general name given to the number of different societies, began to arrive on the continent over 40,000 years ago. ये जो एबओरिजिन्स हैं यानी कि एक ऐसा नाम जो दिया गया है अलग अलग सोसाइटीज को, ये इस कॉन्टिनेंट पर आए थे लगभग 40,000 साल पहले। It is possible it was even earlier, यहाँ तक कि इससे और पहले से। They came from New Guinea, which was connected to Australia by a land bridge. ये न्यू गुइना से आए थे जो कि ऑस्ट्रेलिया से कनेक्टेड था एक ब्रिज के थ्रू। In the natives, traditions did not come to Australia, but they had always been there. वहाँ के जो नेटिव लोग हैं उनके अकॉर्डिंग जो ट्रेडिशंस हैं वो ऑस्ट्रेलिया में आए नहीं हैं बल्कि वो हमेशा से थे। The past centuries were called the dream time, something difficult for Europeans to understand, since the distinction between the past and present is blurred. अब ये जो पहले की सेंचुरीज रही, पहले की जो सदियां थी, वो उन्हें हम ड्रीम टाइम कहते हैं क्योंकि वो एक ऐसी चीज है जो यूरोपियंस के लिए बहुत मुश्किल है समझना, क्योंकि वो एक अलग अलगाव था पास्ट और प्रेजेंट के बीच में जो काफी धुंधला है। In the late 18th century, there were between 350 and 750 native communities in Australia, each with its own language. लेट 18th सेंचुरी में लगभग 350 से लेकर 750 के बीच में ऐसी नेटिव कम्युनिटीज थी ऑस्ट्रेलिया में जो कि अलग अलग भाषाओं को बोलती थी। इवन टुडे 200 ऑफ दीज लैंग्वेजेस आर स्पोकन। अभी भी लगभग 200 ऐसी भाषाएं हैं जो बोली जाती हैं। There is another large group of indigenous people living in the north called the Torres Strait Islanders. एक और बहुत बड़ा ग्रुप है इसी तरह से स्वदेशी लोगों का जो नॉर्थ की साइड में रहते हैं, जिनको हम कहते हैं टोरस स्ट्रेट आइलैंडर्स। The term Aborigine is not used for these as they are believed to have migrated from elsewhere and belong to a different race. ये जो टर्म है Aborigine, इसका इस्तेमाल हम इनके लिए नहीं करते हैं क्योंकि ये माना जाता है कि ये कहीं बाहर से आए थे और एक अलग ही रेस को बिलोंग करते हैं। Today they make up 2.4% of Australia's population in 2005. उन सब मिला मिलू के लगभग 2.4% पॉपुलेशन बनाते हैं ऑस्ट्रेलिया की, जैसा कि 2005 में बताया गया था। Australia is sparsely populated and even now most of the towns are along the coast because the central region is arid desert. ऑस्ट्रेलिया जो है वो भी अभी बहुत ज्यादा बिखरी जैसे पॉपुलेशन है और ज्यादातर जो टाउन्स हैं उसके वो कोस्ट के अलोंग हैं, जबकि ब्रिटिश यहाँ पर पहली बार आए थे 1770 में, क्योंकि यहाँ का जो मेन सेंट्रल रीजन है वो एक एरिड डेजर्ट है। मतलब कि ये जो उनका मेन सेंट्रल एरिया है
वो बिल्कुल रेगिस्तान है, इसलिए ज्यादातर जो इलाका बसा हुआ है वो कोस्टल एरिया पे ही बसा है।